लेकिन राजयोग इतने प्रभावी होते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्रियों को देखिए, आज तक 8 से 9 प्रधानमंत्री वही बने हैं। इतना डिटेल में करे, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे जो भगवान राम की इंटरनेट पे कुंडली है, क्या वो सही है? उन्होंने कहा था कि तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और मैं आज नारी के बारे में इधर उधर भटक रहा। एक ऐसा बंदा जो सरपंच बनता है वो सीधा मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि स्नान करते वक्त आपका मन उदास हो, निराश हो? तो माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडली में भी ये बन रहा था। और अभी स्मृति ईरानी देखी, मानव संसाधन विकास मंत्री रही है ना। जो राजयोग हैं वो बहुत सारे लोगों की कुंडली में होंगे, लेकिन कुछ ही लोग क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं? आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बाथरूम सिंगर, मोस्टली लोग बाथरूम में गुनगुनाते हैं। इसका कारण यही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राम जी, एस्ट्रोलॉजर, जिनका ज्योतिष में 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस है। नमस्कार। नमस्कार समस्त जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। कि आजकल इंटरनेट पे ना भगवान राम की कुंडली भी है, तो वैसे तो हम इतने वो नहीं है कि भगवान राम के विषय में इतना डिटेल में करें, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे जो भगवान राम की इंटरनेट पे कुंडली है, क्या वो सही है? देखिए, वैसे तो प्रभु श्री राम के बारे में हमारे पास इतने शब्द नहीं है कि उनकी हम क्या चर्चा करें, लेकिन फिर भी प्रभु ने जो हमें यथामति जो भी उन्होंने हमें बुद्धि दी है, उसके माध्यम से उनकी कुंडली को देखे, भगवान श्री राम की कुंडली को आप देखने पर पाओगे कि 5 ग्रह उनकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। अब जब इस कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं तो ये पाश्चात्य के बहुत सारे लोगों ने भी इसको देखा। अब वो मानने को तैयार नहीं हुए कि कभी ऐसी पोजीशन बनी थी कि जब 5 ग्रह एक साथ उच्च राशि में आए थे। अब इसके बारे में नासा वालों ने भी शोध किया और आप देखिए, चमत्कार देखिए प्रभु के बारे। जो रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल बहे अनुकूल, चरु अरु अचरु हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। प्रभु श्री राम के जन्म के समय सारे ग्रह अनुकूल हो गए थे। 5 ग्रह उनकी कुंडली में उच्च के देखे गए हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर वाले लोग, या ये कहें कि वेस्टर्न लोग इनको मानने को ही तैयार नहीं थे। फिर नासा ने भी इस पर एक बार रिसर्च किया था। क्या नासा ने क्या रिसर्च किया था? जब प्रभु श्री राम जी की कुंडली के बारे में ऑल ओवर चर्चा चल रही थी, तो नासा भी शुरुआत में तो ये मानने को तैयार नहीं था कि कभी ऐसी कोई पोजीशन बनी होगी कि 5 ग्रह एक साथ उच्च राशि में रहे होंगे। तब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, प्लेनेटोरियम। और जब प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में भगवान श्री राम जी की कुंडली सेट की गई, उसमें डाली गई, तो नासा वाले आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि हाँ, केवल एक ही बार ऐसी स्थिति बनी थी जब 5 ग्रह उच्च के एक साथ उच्च राशि में बैठे हुए थे। वो केवल और केवल एक बार ऐसी स्थिति बनी थी। और वो बताते हैं कि ईसा के जन्म से 7400 वर्ष के लगभग उस वक्त एक ऐसी स्थिति बनी थी जब 5 ग्रह एक साथ उच्च के बैठे। हालांकि मैं तो नहीं मानता कि वो प्रॉपर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ी अभी भी कमी है, लेकिन हाँ, उन्होंने ये टाइम को लेकर थोड़ा सा अभी भी यहां पर कंफ्यूजन कह सकते हैं, प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने मान लिया कि एक बार ऐसी स्थिति बनी थी जब 5 ग्रह एक साथ उच्च राशि में गोचर कर रहे थे और कर्क लग्न थी। और वही जब देखा गया तो वही जो उसी टाइम पे भगवान राम का जन्म हुआ था। जी हाँ, उसी वक्त भगवान राम की कुंडली भी यही कहती है कि कर्क लग्न थी और उस वक्त 5 ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए थे। और वो 5 जिनकी भगवान राम की जन्म कुंडली में चर्चा है, यानी उनकी कुंडली में जुपिटर भी, देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के हैं, शनिदेव भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं, मंगल देव भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं, शुक्र भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं और सूर्य भी उनकी कुंडली में उच्च के हैं। तो जैसे, लेकिन अगर इतने ग्रह उच्च के थे तो कष्ट क्यों झेलना पड़ा भगवान राम को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा समझ लीजिए आपने। देखिए, कष्टों का संबंध तो कई बार प्रारब्ध से भी होता है। तो भगवान राम का जन्म, वहां पर नारद जी का एक श्राप भी बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने कहा था कि तुमने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है और मैं आज नारी के बारे में इधर उधर भटक। नारद जी एक राजा की कन्या से विवाह करना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो वहां उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तब नारद जी ने उनको श्राप दिया था। तब नारद जी ने कहा, आज मैं जिस प्रकार से एक नारी के ब्रह में दुखी होकर भटक रहा हूं, इसी प्रकार से आपको भी मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा और नारी के ब्रह में आपको भी भटकना पड़ेगा।
तो ये इसी वजह से ये भी कारण है। और भी यदि एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, उनकी कुंडली को देखा जाए, तो शनि उनकी कुंडली में उच्च राशि में बैठकर चौथे भाव में बैठे हुए हैं। अब चौथा भाव मां का भाव माना जाता है। अब जब किसी जातक की कुंडली में शनि उस भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव से संबंधित सुखों में कमी कर देते हैं। अब चौथे भाव भले ही ठीक है वो उच्च के बैठे हैं, लेकिन चौथा भाव मां का माना जाता है। अब भगवान श्री राम को जीवन में मां का सानिध्य मिला कहां था? बाल्यकाल में तो वो गुरुकुल चले गए, गुरुकुल से आते ही विश्वामित्र जी उन्हें अपने साथ ले गए, तत्पश्चात वो वनवास में चले गए। मां का सानिध्य मिला कहां था भगवान को? ऐसा बोलते हैं कि राजयोग, तो ऐसे कौन से ऐसे राजयोग होते हैं और क्या राजयोग सही में भी होते हैं जो बंदे को ऐसा बोलते हैं ना कि अर्श से फर्श से अर्श तक चला जाए? समस्त जी, राजयोग व्यक्ति के जीवन पर इतना प्रभाव डालते हैं कि एक छोटे से बंदे को गांव से उठाकर एक ऐसा बंदा जो सरपंच बनता है वो सीधा मुख्यमंत्री बन सकता है। मैंने ऐसे लोगों की कुंडली देखी है जिनकी कुंडली में इतने प्रबल राजयोग थे कि जिन्होंने खुद ने ही कभी नहीं सोचा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं उनका नाम इसलिए सार्वजनिक करना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो उनकी कुंडली व्यक्तिगत रूप से देखी गई है, सार्वजनिक उनकी कुंडली नहीं है। लेकिन राजयोग इतने प्रभावी होते हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्रियों को देखिए, आज तक 8 से 9 प्रधानमंत्री वही बने हैं जिनकी कुंडली में रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो हम इसको डिस्कशन को थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं कि अगर वन बाय वन हम डिस्कस करें कि कौन से ऐसे राजयोग होते हैं और एक आम आदमी एक अपनी कुंडली खोल के कैसे देखे कि राजयोग है उसमें। वैसे तो समस्त जी अनेक प्रकार के राजयोग बताए गए, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यहां पर 5 प्रमुख प्रकार के राजयोगों का वर्णन है, जिसमें से पहला है रोचक, दूसरा भद्र, तीसरा हंस, मालव्य और सस। अब ये बनते कैसे? आप यदि कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली देखे, जन्म कुंडली, उसमें पाए कि मंगल अपनी राशि, कुंडली को थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि मंगल की 2 राशि होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। अब मंगल या तो मेष राशि में बैठा हुआ हो, यानी कुंडली में जहां 1 लिख रखा हो, या तो मंगल वहां बैठा हुआ हो, या जहां पर 8 लिख रखा हो वहां पर मंगल बैठा हुआ हो, या मंगल अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में जहां पर 10 लिख रखा होता है कुंडली में, या मंगल वहां बैठा हुआ हो और वो बैठ जाए कुंडली के केंद्र भावों में। केंद्र भाव कुंडली के 1, 4, 7 और 10वें भाव को कहते हैं। अब मंगल इस स्थिति में बैठ जाए अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठकर केंद्र भावों में बैठ जाए, तो ये रोचक नाम के पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करता है। रोचक नाम का पंच महापुरुष व्यक्ति को अचानक इतनी प्रसिद्धि देता है कि वो व्यक्ति ही खुद नहीं समझ पाता कि मैंने तो कल्पना ही नहीं की थी, मैं कहां पहुंच गया। इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हो। हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। आप कपिल देव जी की कुंडली देखिए, उनकी कुंडली में भी रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। अब इसी प्रकार से दूसरा जो राजयोग होता है भद्र नाम का राजयोग, ये बनता है बुध की स्थिति से। बुध जब किसी भी जातक की कुंडली में या तो अपनी खुद की राशि में बैठ जाए या अपनी उच्च राशि में बैठ जाए और वो बैठी कुंडली के केंद्र भावों में यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में, तो ऐसा जातक तो ये भद्र नाम के राजयोग का निर्माण करता है। अब जिन जातकों की कुंडली में भद्र नाम का राजयोग बन जाए वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री बनते हैं, तर्क शक्ति उनकी बेहद जबरदस्त होती है। अब यदि उदाहरण देखें तो माननीय मनमोहन सिंह जी की कुंडली में भी भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह जी की कुंडली में भी भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। इसी प्रकार से तीसरा राजयोग होता है हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग। अब जिन जातक को यह हंस बनाता है देवगुरु बृहस्पति। जब किसी भी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठकर केंद्र भावों में बैठ जाए, कुंडली के केंद्र भाव वही पहला, चौथा, 7वां या 10वां, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की राशि में बैठकर कुंडली के उच्च भावों में कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए तो ये हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। हंस नाम का जिन जातकों की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। आपको देखते ही पहचान लेंगे कि समस्त जी के मन में क्या चल रहा है, वो पूरा एक्सरा खींच लेते हैं आपका। ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं और
अब इंट्यूशन पावर तो बहुत हाई होता ही होता है। अब यदि इसके उदाहरण की देखे, एपीजे अब्दुल कलाम, माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडली में भी हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं ऐसे जातक, और रिसर्च में उनकी विशेष रुचि होती है। तो माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी की कुंडली में भी ये बन रहा था। और अभी स्मृति ईरानी, देखी मानव संसाधन विकास मंत्री रही है ना, स्मृति ईरानी भाई एजुकेशन से जुड़ गया कहीं ना कहीं। तो ऐसे जातक एजुकेशन और जुडिशरी से जुड़ते हैं निश्चित रूप से। अब मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग, शुक्र द्वारा निर्मित यह राजयोग व्यक्ति को लग्जरी लाइफ देता ही देता है। शुक्र जब अपनी खुद की राशि में बैठ जाए या अपनी उच्च राशि में बैठ जाए और कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए, तो ये बनता है मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग। जिन जातकों की कुंडली में मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन जाए, आप देखिए सज धज के रहना, वेल अप टू डेट रहना, बहुत अच्छा लगता है उनका। हमारे पहले प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल जी नेहरू की कुंडली में भी मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा था। और अब हम लास्ट जो 5 राजयोगों में से जो अंतिम राजयोग है वो है सस नाम का राजयोग, जो बनता है शनिदेव की स्थिति के कारण। अब शनि जब अपनी खुद की राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठकर कुंडली के केंद्र भावों में बैठ जाए, तो ये सस नाम का राजयोग का निर्माण करता है। अब जिन जातकों की कुंडली में सस नामक राजयोग बना होता है, ऐसे जातक बहुत बड़े उद्यमी होते हैं, या फिर जुडिशरी से भी इनका जुड़ाव होता है। अब इनका उदाहरण देखें तो आरडी टाटा, श्रीमान आरडी टाटा, मार्क जकरबर्ग, इन दोनों की कुंडली में सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। राजयोग व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि देते हैं। अच्छा, जब हम राजयोग की बात करते हैं तो ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब जो इनका स्ट्रॉन्ग प्लेनेट होता है, जब उसकी दशा या अंतर्दशा आती है, तब एक्टिवेट होते हैं ये? हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति के मान लीजिए रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। अब जब रुचक बनाता कौन है? मंगल। अब जब भी उस जातक की कुंडली में मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतर दशा, या फिर मंगल गोचर में कहीं शुभ स्थानों पर गोचर करेगा, तब ये राजयोग उनको लाभ देगा। राजयोग से संबंधित कौन सा ग्रह आपका राजयोग बना रहा है, वो ग्रह जब अंतरदशा में आएगा, महादशा में आएगा, प्रत्यंतर दशा में आएगा, या शुभ स्थानों पर गोचर करेगा, तब ये राजयोग हमें लाभ देता है। एक सवाल अब ये उठता है कि ये जो राजयोग हैं वो बहुत सारे लोगों की कुंडली में होंगे, लेकिन कुछ ही लोग क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं? देखिए, राजयोग बनना और उनका फलीभूत होना, ये दोनों अलग अलग चीज है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सस नाम का राजयोग बन गया। अब सस नाम का राजयोग बना सप्तम भाव में, और आपके लग्नेश हुए सूर्य। अब लग्नेश जो आपके लग्नेश है वो अष्टम भाव में जाके बैठ गए सूर्य, और सूर्य पे कहीं राहु की दृष्टि या कोई पितृदोष आ गया, या फिर कहीं कोई कुदृष्टि आ गई और आपका लग्नेश ही कमजोर हो गया, तो उस स्थिति में ये राजयोग पूरी तरह फलीभूत नहीं हो पाते। राजयोगों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज होती है जो हमें देखनी पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति का लग्नेश। लग्नेश को रिसीवर कहा जाता है, यानी जब किसी जातक की कुंडली में लग्नेश ही कमजोर हो जाए, तो ऐसे जातक को यदि राजयोग भी बन रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से शुभ फल नहीं दे पाते। राजयोग हमारा ये होता है कि जिसमें व्यक्ति फर्श से अर्श पे जाता है, लेकिन इसी तरीके से क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल डाउन लेके चली जाती है? जी हाँ, निश्चित रूप से। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि व्यक्ति की मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसा जातक ना ही तो ग्रोथ कर सकता है, ना ही कुछ और काम कर सकता है। अभी मन को नियंत्रित करता कौन है? एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत कहते हैं कि मन का कारक होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा को वैसे भी ग्रहों की रानी की संज्ञा दी गई है। जब किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, या तो कोई ग्रहण दोष लग जाए, या चंद्रमा कोई ऐसे स्थानों पर बैठ जाए जहां पर वो पॉजिटिव परिणाम नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में जातक की मति भ्रम हो जाती है, मति या कहें कि मति भ्रष्ट हो जाती है। तब चंद्रमा आपको जब चंद्रमा गलत स्थानों पे बैठ जाए या दुष्प्रभाव देने लग जाए तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है, और जब मति भ्रष्ट हो जाती है ना, तब व्यक्ति ग्रोथ कैसे कर सकता है? आप इसका एक उदाहरण समझिए। क्या आप कभी स्विमिंग पूल में या कहीं समुद्र में या कहीं नहाने की जगह पे स्नान करने तो गए होंगे?
कैसा फील होता है आप स्नान करते वक्त? अच्छा फील होता है, मन करता है स्नान कर रहे हैं तो। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि स्नान करते वक्त आपका मन उदास हो, निराश हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और चंद्रमा का सीधा संबंध होता है जल से। अब जब जब हम जल के पास जाते हैं तो चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं, चंद्रमा को बल मिलता है। अब जैसे ही हम जल के पास गए, चंद्रमा को बल मिला, चंद्रमा को बल मिलते ही हमारा मन प्रसन्न हो गया। और देखिए आप बाथरूम में भी अक्सर गुनगुनाते हुए लोग देखेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बाथरूम सिंगर, मोस्टली लोग बाथरूम में गुनगुनाते हैं। इसका कारण यही है कि चंद्रमा को जब जब बल मिलता है तब तब हमारा मन प्रसन्न होता है। इसीलिए तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में ये कमजोर हो जाए तो ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। उसकी प्रेजेंटेशन, बंदा उदास रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, प्रेजेंटेशन वीक रहेगी अगर चंद्रमा वीक है। जी हाँ, जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, ऐसे जातक का सबसे बड़ा लक्षण है ओवर थिंकिंग करना। किसी ना किसी बेवजह की चीज पे वो सोचता ही रहेगा, स्ट्रेस बना रहेगा, एंजाइटीज इश्यूज भी उनको सता सकते हैं, कहीं ना कहीं मन में उदासी बनी रहेगी और ऐसा जातक हमेशा उदास ही देखा जाता है। मान लो कि चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित है, तो ऐसा व्यक्ति फिर खुश कैसे रहे? वो तो चलो कुंडली में आ गया, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जिससे आप ग्रह नक्षत्रों को भी पीछे छोड़ देते हो। क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से ऐसी चीजें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी शुरू हमारे जन्म से ही नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे माता पिता के ग्रहों का भी संतान पर असर पड़ता है। आपके भाई का भी असर आप पर पड़ेगा। जैसे आपके बड़े भाई के मंगल बहुत अच्छे हैं, आपके बड़े भाई की कुंडली में मंगल बहुत अच्छे हैं, मैं समस्त जी के साथ मधुर व्यवहार बनाकर रखूं, तो एस्ट्रोलॉजी तो एक दिव्य विषय है। यहां पर तो आपके माता पिता के ग्रहों का भी असर आप पर पड़ेगा, आपके भाई के ग्रहों का भी असर आप पर पड़ेगा। और यदि चंद्रमा किसी जातक की कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो निश्चित रूप से हम उनके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे सटीक उपाय है भगवान महादेव की आराधना। शिव तांडव स्रोत का पाठ करिए, भगवान महादेव की आराधना करें, चंद्रमा निश्चित रूप से शुभ फल देने लगेंगे। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन होती है, मतलब जो बंदा उदास रहता है, तो अगर हम भगवान शिव की आराधना करेंगे तो कितने ज्यादा चांसेस हैं कि चंद्रमा मजबूत हो जाएगा? इसका कोई पैरामीटर भी होता है क्या? मान लो कि कोई पूजा करता है, ठीक है, वो हर रोज शिव जी की पूजा कर रहा है, लेकिन उसके प्लेनेटरी पोजीशन के अंदर मून जो चंद्रमा है वो वीक है, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील तो होना चाहिए ना कि मेरी पूजा सही तरीके से हो रही है, सफल हो रही है, नहीं हो रही है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है समस्त जी आपने। देखिए, भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने से तो रावण भी रावण बन गया। आप सुंदरकांड की एक चौपाई देखिए, जाके बल लवलेश से जितहु चराचर झार, तासु दूत में जाकरी हरियाणु प्रिय नार। समस्त जी, भगवान महादेव की आराधना करके तो एक दुष्ट आत्मा रावण भी रावण बन गया। तो महादेव की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। और आप 1 महीने करके तो देखिए, आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि हाँ, मैं अब पॉजिटिव फील कर रहा हूं। एक विदिन 1 मंथ आप खुद एहसास करने लग जाएंगे कि हाँ, चीजें अब ठीक होने लगी है, मन प्रसन्न रहने लगा है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा। हम कोशिश करते हैं अगले पॉडकास्ट में आपके सवालों का जवाब जरूर दें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।